ये है रमेश, जो उसकी माता सुमित्रा देवी के साथ रहता है। उसकी पिता पिछले साल ही गुजर गया है। घोर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही आ गया। लो बेटा, चाय पी लो। देख, दिन तो कितना अच्छा है, लेकिन तू है कि हमेशा उदास बैठा रहता है। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। सब कुछ एक जैसा लगने लगा है। कोई बदलाव नहीं, वही रोज की दिनचर्या। रामेश को अब अपनी जिंदगी में बदलाव की चाह है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि यह बदलाव कैसे आएगा। वह उलझन में है और उसे समझ नहीं आता कि इस एक रास्ता से कैसे निकले। बदलाव चाहिए? अरे, इसका तो एक ही हल है बेटा। तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। देख, तू अब बड़ा हो गया है। अब वक्त आ गया है कि घर में बहू आ जाए, तभी तेरा जीवन भी रंगीन हो जाएगा। शादी? माँ, ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आ रही हैं। अभी तो मैं खुद को ठीक से नहीं समझा और तुम शादी की बात कर रही हो। रामेश शादी के ख्याल से थोड़ा असहज है। उसे लगता है कि अभी उसका जीवन ठहराव में है और इस स्थिति में शादी एक बड़ा कदम होगा। लेकिन उसकी माँ सुमित्रा जानती है कि यह समय रामेश की जिंदगी में एक नई शुरुआत का है। अब ये क्या बात हुई? तेरे जितने लड़के तो अब बच्चों के बाप बन चुके हैं। तू कब तक अकेला यूं ही बैठेगा? देख, तेरा घर बसाना अब जरूरी है। मैं तुझे यूं अकेला देखकर दुखी हो जाती हूँ। माँ, पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। शादी कोई छोटी बात नहीं होती। और फिर मुझे कोई सही लड़की कैसे मिलेगी? मैं किसी से कभी मिला नहीं हूँ, न जानता हूँ कि किसे चुनूं। रामेश शादी के बारे में सोच सोचकर परेशान है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि उसे किस तरह की लड़की मिलेगी और क्या वह सही निर्णय ले पाएगा। सुमित्रा के लिए यह सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि बेटे की खुशियों की ओर एक कदम है। तू चिंता मत कर, मैं हूँ न तेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए। मैंने तो पंडित जी से बात भी कर ली है। वे बहुत अच्छे रिश्ते दिखाते हैं। तेरे लिए भी जल्द ही एक प्यारी और समझदार लड़की ढूंढ लाएंगे। पंडित जी? माँ, क्या हम इतने पुराने ख्यालों वाले हैं? आजकल लोग खुद मिलते हैं, बात करते हैं और फिर शादी के बारे में सोचते हैं। मैं किसी पंडित के कहने पर शादी कैसे कर लूं? रामेश को लगता है कि समय बदल गया है। वह परंपरागत तरीकों से शादी के विचार को पुराने ख्यालात समझता है, लेकिन सुमित्रा जानती है कि रिश्तों की जड़ें विश्वास और परंपरा में गहरी होती हैं। अरे, पुराने ख्याल नहीं है बेटा, लेकिन रिश्ते तो पंडित जी ही मिलवाते हैं। मैं तुझसे वादा करती हूँ, वो जो भी लड़की दिखाएंगे वो तुझे भी पसंद आएगी। उनकी नजर से कभी कोई गलत रिश्ता नहीं गया है। तेरा काम बस शादी करना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। लेकिन अगर मुझे कुछ अजीब लगा तो मैं मना कर दूंगा। बिल्कुल, तुझे पूरी आजादी है। लेकिन मैं जानती हूँ, एक बार जब तुझे वो लड़की पसंद आ जाएगी, तू खुद ही हाँ कहेगा। सुमित्रा के दिल में बेटे के लिए सही जीवन संगिनी ढूंढने का यकीन है। रामेश की सहमति से सुमित्रा के चेहरे पर एक संतोष और खुशी की झलक है। अब उसकी नजरें पंडित जी पर टिकी हैं, जो इस बदलाव की शुरुआत करेंगे। पंडित जी का आगमन सुमित्रा के दिल में एक नई उम्मीद लेकर आता है। वह जानती है कि पंडित जी के पास रामेश के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए होंगे और इससे उसकी चिंता कम हो जाएगी। अरे पंडित जी, आइए आइए, आपका ही इंतजार कर रहे थे। आप तो हमारे परिवार के शुभ चिंतक हैं। सुमित्रा जी, भगवान का नाम लीजिए। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आया हूँ। अब रमेश बाबू के लिए भी खुशखबरी लेकर आया हूँ।
पंडित जी के शब्दों में सुमित्रा को नई उम्मीद दिख रही है। वह एक पल भी बर्बाद किए बिना उनसे रिश्ते की बात सुनने के लिए उत्साहित है। रामेश भी पास में खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा है, लेकिन अब भी थोड़ा असहज है। सुमित्रा पंडित जी को अंदर आने के लिए बोलता है। पंडित जी बैठ जाते हैं और अपनी छोटी डायरी निकालते हैं जिसमें रिश्तों की जानकारी लिखी होती है। रामेश थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर यह सब देख रहा है। अच्छा, जल्दी बताइए पंडित जी, कौन सी लड़की है? सब कुछ ठीक है ना? सुमित्रा जी, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। लड़की का नाम राधा है, अच्छे संस्कारी घर की है और घर की इकलौती संतान है। पिता सरकारी नौकरी में थे, अब रिटायर हो चुके हैं। सुमित्रा के चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखने लगती है। इकलौती संतान और सरकारी नौकरी वाला घर, ये बातें उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उसे लगता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। अरे वाह, सरकारी नौकरी वाला घर और इकलौती संतान, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, और लड़की बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी भी है। संस्कारों में तो जैसे रची बसी हो। माँ बाप ने बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है। पंडित जी के ये शब्द सुमित्रा को और अधिक आश्वस्त करते हैं, लेकिन रामेश अब भी थोड़ी झिझक महसूस करता है। वह इस परंपरागत व्यवस्था से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन माँ की खुशी को देखकर वह खामोश रह जाता है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, पंडित जी हमारे लिए सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे। जल्दी से हाँ कह दे और हम आगे की तैयारी शुरू करें। माँ, मुझे उससे पहले मिलना होगा। बिना मिले कैसे फैसला कर सकता हूँ? रामेश अपनी माँ की खुशी के बावजूद कुछ सवालों से घिरा हुआ है। वह जानता है कि शादी का फैसला इतना आसान नहीं होता, खासकर जब उसने लड़की से कभी बात भी नहीं की। बिल्कुल रमेश बाबू, आप दोनों की मुलाकात पहले होगी। मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। आप मिलिए, बात करिए और फिर आगे का फैसला कीजिए। पंडित जी के अनुसार रमेश उसकी माँ और पंडित जी के साथ लड़की को देखने के लिए उसकी घर जाते हैं। लड़की की फैमिली के साथ बातचीत होते हैं और रमेश लड़की के साथ बातचीत करते हैं। यह मुलाकात सुमित्रा और पंडित जी के लिए बहुत मायने रखती है। ये पहली बार है जब रामेश और राधा आमने सामने हैं। दोनों ही थोड़े घबराए हुए हैं, पर भीतर ही भीतर एक उम्मीद भी जगी हुई है कि शायद यही वो मोड़ हो जहां से उनका जीवन बदल सकता है। अरे, आप दोनों बात करिए ना, हम यहाँ बैठे हैं, पर आपस में खुलकर बातें करो। आखिर एक दूसरे को समझना तो जरूरी है। हाँ सुमित्रा जी, युवाओं को थोड़ा वक्त दीजिए। हम भी कभी इसी दौर से गुजरे हैं। सुमित्रा और पंडित जी के पीछे हटने से अब राधा और रामेश के पास कुछ वक्त है। उनके मन में सवाल हैं, लेकिन किसी को शुरुआत करनी होगी। तो राधा जी, आप क्या करती हैं? मैंने अभी अभी एमए पूरा किया है। घर के कामों में भी हाथ बंटाती हूँ और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और आप? मैंने गांव में अपनी दुकान खोल रखी है। हमारा परिवार बस यहीं से चलता है। रामेश और राधा की बातचीत अभी आरंभ ही हुई है, लेकिन इस पल में एक अदृश्य सेतु बनने लगा है। दोनों की आवाजों में हल्की झिझक है, पर इसके बावजूद वे एक दूसरे के बारे में जानने की उत्सुकता को छिपा नहीं पाते। गांव की जिंदगी कैसी लगती है आपको? क्या आप हमेशा यहीं रहना चाहते हैं?
गांव की जिंदगी साधारण होती है, लेकिन अपनेपन से भरी होती है। हाँ, कभी कभी शहर की रौनक की तरफ भी मन भागता है, और यहाँ की शांति अलग ही। आप शहर में रहना पसंद करती हैं? शहर की रफ्तार में सब कुछ भागता रहता है, पर कभी कभी वहाँ इतनी भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है। गांव में वो शांति है जो मुझे हमेशा से आकर्षित करती है। राधा के इन शब्दों में रामेश के दिल में हल्की सी सुकून की लहर दौड़ जाती है। उसे महसूस होता है कि राधा भी उसी तरह की शांति और स्थिरता चाहती है जो उसके दिल के करीब है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। अगर हम आगे की बात सोचें तो क्या आपको गांव में रहना पसंद आएगा? अगर साथ सही हो तो जगह मायने नहीं रखती। राधा के इन शब्दों ने रामेश को यह यकीन दिला दिया कि वह सही दिशा में है। सुमित्रा और पंडित जी भी दूर से देख रहे हैं और उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा है। पंडित जी, मुझे लगता है बात बन गई। ये दोनों तो एक दूसरे को समझने लगे हैं। हाँ सुमित्रा जी, मेरा अनुभव कभी धोखा नहीं देता। देखिए, अब जल्द ही घर में शहनाई बजेगी। शादी के बाद के 2 साल सुमित्रा और रामेश के लिए खुशियों से भरे रहे हैं। अब वे एक और बड़ी खुशी की उम्मीद कर रहे हैं, घर में एक बेटे के आगमन की। परिवार की सारी उम्मीदें और ध्यान अब इस पल पर टिका हुआ है। अब तो हमारी बहू माँ बनने वाली है। भगवान से यही दुआ है कि बेटा ही हो जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। हाँ माँ, अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। भगवान चाहेगा तो सब कुछ ठीक होगा। परिवार की सारी उम्मीदें एक बेटे पर टिकी हैं। वे राधा के गर्भ में बेटी या बेटे का अंतर नहीं मानते, बस बेटे की चाहत में डूबे हैं। अब घर में एक बेटा हो जाएगा, तब देख हमारी खुशियाँ और बढ़ जाएंगी। डिलीवरी का दिन आ चुका है। अस्पताल के बाहर रामेश और सुमित्रा खड़े हैं। दोनों के चेहरे पर बेचैनी और उम्मीद है। अंदर डॉक्टर का कमरा है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती है। बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। बेटी, हमें बेटा चाहिए था। बेटी हुई है? हमें तो बेटा चाहिए था। बेटी के जन्म के बाद सुमित्रा और रामेश के दिल में बेटे की चाहत की गहरी चोट लगती है। अब घर का माहौल बदल जाता है और राधा के प्रति उनका व्यवहार भी। बेटी के आने से खुशी का जो पल होना चाहिए था, वह निराशा में बदल जाता है। 1 साल बीत चुका है। राधा फिर से गर्भवती है और इस बार पूरे परिवार की उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। सुमित्रा और रामेश अब भी बेटे की चाह में डूबे हैं। घर में फिर से वही उत्साह और उमंग का माहौल है जैसे 2 साल पहले था। देखना, इस बार बेटा ही होगा। भगवान की यही इच्छा है। हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए। अगर इस बार बेटा नहीं हुआ तो? रामेश और सुमित्रा की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। उनके शब्दों में वो कठोरता साफ झलकती है जो परिवार के भविष्य को केवल एक बेटे से जोड़कर देख रही है। राधा अंदर ही अंदर इस दबाव को महसूस कर रही है। क्यों ये लोग बेटी को अपना नहीं सकते? क्या माँ बनने का मतलब सिर्फ बेटे को जन्म देना है? आज फिर वही पल आया है जब पूरा परिवार उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। लेकिन इस बार डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी जा सकती है और यह मुस्कान रामेश और सुमित्रा के लिए किसी उम्मीद की किरण है। बधाई हो, इस बार बेटा हुआ है।
माँ, बेटा हुआ है, आखिरकार बेटा हुआ है। अब हमारा वंश आगे बढ़ेगा। भगवान ने हमारी सुन ली। बेटे के आने के बाद राधा और उसकी बेटी को इस घर में अब कोई स्थान नहीं मिला है। वे जैसे पराये हो गए। सुमित्रा और रामेश अब पूरी तरह से बेटे में खो गए हैं और बेटी की उपेक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। तुम लोगों ने हमारी बेटी को कभी नहीं अपनाया। जब से वह पैदा हुई है, तुम लोगों ने उसे पराया बना दिया है। क्या सिर्फ बेटा होना ही जरूरी है? क्या एक माँ की ममता उसकी बेटी के लिए कुछ भी नहीं? हमारे घर का वंश बेटा ही आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी बेटी हमारे किसी काम की नहीं है। अगर तुम उसे लेकर इतनी परेशान हो तो तुम जा सकती हो अपने मायके। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को यहाँ नहीं देखना चाहता। रामेश के कठोर शब्द राधा के दिल को चीर देते हैं। अब उसे यह साफ हो चुका है कि इस घर में उसकी और उसकी बेटी की कोई जगह नहीं है। वह अब और सहन नहीं कर सकती। ठीक है, अगर यह तुम्हारा आखिरी फैसला है तो मैं चली जाती हूँ। पर याद रखना, एक दिन तुम्हें अपनी इस सोच पर पछताना पड़ेगा। राधा अब इस अपमान से तंग आ चुकी है। वह अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर जा रही है, एक नए जीवन की तलाश में, जहां उसे और उसकी बेटी को सम्मान मिले। तू जा रही है तो चली जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तुम्हारी बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को हमारी जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो। राधा अपने मायके की ओर बढ़ती है, लेकिन उसके दिल में यह ठान चुकी है कि वह अपनी बेटी को एक बेहतर जीवन देगी। मैं अपनी बेटी को कभी इस समाज की उपेक्षा में नहीं रहने दूंगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और दुनिया को दिखाएगी कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। कुछ साल बीत चुके हैं। राधा ने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी है और वह अब एक सफल सीए बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर रामेश का बेटा बुरी संगत में पड़ चुका है और जुआ खेलने लगा है। बेटा घर की संपत्ति धीरे धीरे जुए में हारता चला जा रहा है। एक दिन जमादार रामेश के घर आता है और वह स्थिति को और भी बिगाड़ देता है। रमेश, तुम्हारा बेटा मेरे पास पैसे मांगने आया था और उसने तुम्हारा घर गिरवी रख दिया है। अब कई दिन हो गए, पैसे चुकाने का नाम नहीं ले रहा है। ये घर अब मेरा है। अगर पैसे नहीं चुका सकते तो निकल जाओ यहाँ से। क्या मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? हमने तो उसे सब कुछ दिया था। सब कुछ? हाँ, इतना कि उसने तुम्हारा सब कुछ जुए में हार दिया। अब ये घर मेरा है। मुझे बताओ, तुम लोगों ने अपने बेटे को किस संस्कार से पाला है? रमेश और सुमित्रा के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना बड़ा कदम उठा लेगा। जमींदार के कठोर शब्द उनके दिल में छेद कर रहे थे। ये हमारे ही कर्मों का फल है। हमने हमेशा बेटे को सर आंखों पर बिठाया और बेटी को पराया समझा। देखो, आज वही बेटा हमें सड़क पर ले आया। काश हमने कभी बेटे की चाह में अपनी बेटी को नहीं ठुकराया होता। हमने राधा और उसकी बेटी को कितना तंग किया और आज वही बेटी हमारे लिए कुछ कर सकती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है या तुमने किसे अपनाया और किसे नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि अब ये घर मेरा है और अगर तुम लोग पैसे नहीं चुका सकते तो इस घर से निकल जाओ। रमेश और सुमित्रा अब पूरी तरह टूट चुके थे। उनका बेटा, जिस पर उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें टिकी थीं, अब उन्हें बर्बाद कर चुका था।
वहीं दूसरी ओर राधा की बेटी, जिसे उन्होंने कभी नहीं अपनाया, अब उनकी आखिरी उम्मीद बन सकती थी। हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। हमने राधा और उसकी बेटी को कभी सम्मान नहीं दिया और आज हमारी यही हालत हो गई है। राधा और उसकी बेटी को रामेश और सुमित्रा की हालत के बारे में पता चलता है। वे अब टूट चुके हैं और गरीबी में सड़क किनारे जीवन गुजार रहे हैं। राधा और उसकी बेटी फैसला करती हैं कि अब समय आ गया है कि वे गांव लौटें और अपने परिवार से मिलें। माँ, हमें एक बार गांव जाना होगा। पिताजी और नानी शायद मुसीबत में हैं। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। कल हम गांव चलेंगे। जैसे भी हो, वो तुम्हारे पिताजी हैं और नानी भी। हम उन्हें ऐसे हाल में कैसे छोड़ सकते हैं? राधा और उसकी बेटी ने एक साथ फैसला लिया कि चाहे जो भी हुआ हो, उन्हें अपने परिवार को माफ करना होगा और उनकी मदद करनी होगी। अगले दिन वे गांव के लिए निकल पड़ी। माँ, देखो, पिताजी और नानी, वे कितने कमजोर और लाचार हो गए हैं। हाँ बेटा, ये उनके कर्मों का फल है, लेकिन अब हमें उन्हें माफ करना होगा। बेटी और राधा उनके पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। रामेश और सुमित्रा धीरे धीरे ऊपर देखते हैं और बेटी को देखते ही उनकी आंखों में पछतावे के आंसू भर जाते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हें कभी अपनाया नहीं। तुम्हें कितना दर्द दिया। आज उसी गलती का नतीजा भुगत रहा हूँ। पिताजी, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया है। आप मेरे पिता हैं और मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकती। अब हम सब साथ चलेंगे। मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी। अब से हम सब एक साथ रहेंगे। बेटा, हमें भी माफ कर दे। हमने तुझे और तेरी बेटी को हमेशा कष्ट ही दिया है। आज हमें समझ आया कि हमने कितनी बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है माँ। अब हमें साथ रहना चाहिए। इतने सालों की कड़वाहट को भूलकर हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। राधा और उसकी बेटी ने रामेश और सुमित्रा को माफ कर दिया और उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने साबित किया कि माफी और प्रेम सबसे बड़ी ताकत होते हैं, जो परिवार को फिर से जोड़ सकते हैं। अब हम सब साथ चलेंगे। मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी। अब से हम सब एक साथ रहेंगे। बेटा हो या बेटी, दोनों को समान रूप से प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव करने का नतीजा हमेशा दुखद होता है और सच्ची माफी और परिवार का साथ ही जीवन को सुखमय बना सकता है।